सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से 5वीं कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक मंथन का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 15 पर है। अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 15 पर आइए। पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के निश्चित क्रम से वर्णमाला का निर्माण होता है। इस पाठ में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसका वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है और शब्दों की रचना कैसे होती है। ओके। शब्द विचार। हम जान चुके हैं कि ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग हुए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो शब्द बनते हैं, जैसे फूल, शहद, पपीता। उपर्युक्त सभी वर्ण समूह शब्द हैं, लेकिन वही वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब इन्हीं वर्णों को निश्चित क्रम में और सही रूप में जोड़ा जाता है तब शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं: फूल, शहद, पपीता। बच्चों, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये मैंने लिखा है व्यंजन क, ओके, और उसके साथ मैंने जोड़ा ख। जब इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो ये शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जिन वर्णों को हम जोड़ते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं होते हैं। ओके। जिन वर्णों के जोड़ने से कोई उचित अर्थ निकलता है वे शब्द कहलाते हैं, जैसे च जमा ल। ओके, तो ये शब्द बना है चल। चल एक क्रिया शब्द है तो इसका अर्थ निकलता है, तो इसलिए ये शब्द है। ओके। परिभाषा। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई उचित अर्थ निकलता हो वे ही शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, रचना के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। अब हम इन आधारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क, सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खाना, दौड़ना, मानव आदि। ख, निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सानव, वाना, चानी, चौबना आदि। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, कोई उचित अर्थ निकलता है, जैसे खाना, दौड़ना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि। ओके। निरर्थक शब्द वे होते हैं जो वर्णों का समूह तो होते हैं परंतु उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पे सानव। सानव का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है वाना। वाना शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, तो इसलिए निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क,
तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, चंद्र, ग्रह आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जिस रूप में लिखे जाते हैं उसी रूप में वे हिंदी में लिखे जाते हैं, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसे पुष्प, चंद्र, ग्रह। इन शब्दों को संस्कृत में भी ऐसे ही लिखा जाता है और हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, अब हम उत्पत्ति के आधार पर हम अन्य प्रकार जानेंगे जो अगले पृष्ठ पर हैं। पृष्ठ नंबर 16 पर आइए। ख तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, हाथ, आम्र, आम, दंत, दांत आदि। बच्चों, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में लिखने पर परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्त। यह शब्द संस्कृत का शब्द है, जब हम इसे हिंदी भाषा में लिखते हैं तो हाथ लिखते हैं। ओके, बाकी ये शब्द आप देख सकते हैं, ये शब्द संस्कृत में लिखे जाते हैं आम्र, दंत। जब हम हिंदी में इन्हीं शब्दों को लिखते हैं तो इस रूप में लिखते हैं आम, दांत। ओके। ग देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश या क्षेत्र विशेष में हुई है देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, जूता, रोटी, खिचड़ी आदि। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनका निर्माण अपने ही देश या क्षेत्र में हुआ होता है, जैसे थैला, जूता, कलम, खिचड़ी, रोटी आदि। घ विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे मुफ्त, चम्मच, मास्टर आदि। बच्चों, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तब वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे पेंसिल, टोपी, मुक्त, मास्टर आदि। तीसरा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मकान, पानी शब्दों के टुकड़ों म, का, न, पा, नी का कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर मकान शब्द दिया गया है, जब हमने इसके टुकड़े किए तो इन वर्णों का कोई अपना अर्थ नहीं है। ओके, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ख यौगिक शब्द जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनमें से प्रत्येक शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे लाल किला, ताज महल, रसोई घर आदि। बच्चों, यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं और उन शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं, जैसे लाल किला। लाल किला को हम एक साथ लिखते हैं तो लाल का अपना अर्थ है, लाल एक रंग है, किला, किला का अपना अर्थ है। ताज महल, ताज का अपना अर्थ है और महल का अपना अर्थ। इसी प्रकार ये शब्द है रसोई घर, यह एक पूरा शब्द है और जब हम इसको अलग अलग करके भी लिखेंगे तो इनके अपने अर्थ बने रहेंगे। ओके, तो इसलिए ये यौगिक शब्द हैं जिनको अलग करने पर भी उनके अर्थ बने रहते हैं। ग योग ऋण शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का विशेष अर्थ संयुक्त रूप से ही निकलता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे 4 पाई बराबर 4 जमा पाई बराबर 4 पैरों वाली खाट, पीताम्बर बराबर पीत जमा अंबर बराबर पीले वस्त्र वाला, श्री कृष्ण
बच्चों, योगऋण शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, जिन्हें अलग अलग करके तो लिखा जा सकता है, परंतु उनका अर्थ उसके पूर्ण रूप से ही बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चारपाई, चार पैरों वाली। पाई मतलब पैर जिसके चार पैर हों। ओके, चारपाई जिसके चार पैर हों। पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों वो पीतांबर। तो इनका अर्थ जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? इनके पूर्ण रूप से। अलग करके तो हम इन्हें लिख सकते हैं, परंतु इनका अर्थ बनेगा इनके पूर्ण रूप से। ओके। चौथा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। क, विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, एक वचन, घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुवचन। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, पीछे का वाक्य देखिए, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पर यहाँ एक वचन है, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर बहुवचन बना घोड़े, तो यहाँ पर रहे हैं, वाक्य में परिवर्तन हो गया। ये होते हैं विकारी शब्द। ओके। उपयुक्त वाक्यों में वचन के कारण कर्ता घोड़ा से घोड़े हो गया, अतः यह विकारी शब्द है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जिन शब्दों में वचन, लिंग के कारण परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। घोड़ा शब्द क्या है? विकारी शब्द है। ओके। इसके चार प्रकार होते हैं विकारी शब्दों के। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ओके। ख, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे अचानक, अब और ऊपर आदि। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं, और ये चार प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं क्रिया विशेषण, अचानक, अधिक, थोड़ा, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, के नीचे, के साथ, के पास, के सामने आदि। समुच्चय बोधक, तथा, और, इसलिए, या, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक, हाय, अरे, आहा, ओह, वाह आदि। बच्चों, ये अविकारी शब्द के प्रकार हैं और इन अविकारी शब्दों के प्रकार के ये उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। संबंध बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत ये वाले शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत ये वाले शब्द आते हैं, और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। ओके। बच्चों, हम अगले पृष्ठ पर शब्दों की रचना के बारे में जानेंगे। पृष्ठ नंबर 17 पर आइए। शब्दों की रचना। शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है। पहला, संधि द्वारा, दूसरा समास द्वारा, तीसरा उपसर्ग जोड़कर और चौथा प्रत्यय जोड़कर। पहला, संधि द्वारा शब्द रचना। उदाहरण, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, हिम जमा आलय बराबर
हिमालय। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। पहला है संधि द्वारा। 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द जब बनाया जाता है तब वह कहलाती है संधि। क्या कहलाती है? संधि। जब 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है वह कहलाती है संधि। ओके। दूसरा है समास द्वारा शब्द रचना। उदाहरण, राष्ट्र का पिता बराबर राष्ट्रपिता। वन में वास बराबर वनवास। महान पुरुष बराबर महापुरुष। परिवार के साथ बराबर सपरिवार। दूसरा है समास द्वारा शब्दों की रचना होती है। शब्द समूहों को एक रूप में लिखा जाता है। शब्दों का एक समूह होता है, उसको एकल रूप में लिखा जाता है। तीसरा, उपसर्ग जोड़कर शब्द रचना। उदाहरण, अव जमा गुण बराबर अवगुण। उप जमा वन बराबर उपवन। अति जमा प्रिय बराबर अति प्रिय। अनु जमा चर बराबर अनुचर। बच्चों, तीसरा है उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, जैसे अव, उप, अति, अनु। ये चारों उपसर्ग हैं। ये इन शब्दों के आगे लगकर इनका अर्थ बदल चुके हैं। ओके। चौथा, प्रत्यय जोड़कर शब्द रचना। उदाहरण, चमक जमा इला बराबर चमकीला। फल जमा वाला बराबर फल वाला। पागल जमा पन बराबर पागलपन। मास जमा एक बराबर मासिक। बच्चों, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आप यहाँ चारों शब्दों में देख सकते हैं। चमक हमारा मुख्य शब्द है, इसमें इला प्रत्यय लगा है तो इसका अर्थ बदल गया है, चमकीला। यहाँ दूसरे शब्द में आप देख सकते हैं, फल के साथ वाला प्रत्यय जोड़ा गया है, तब फल का अर्थ बदल गया है, फल वाला। यहाँ पर फल शब्द अलग है, वाला अलग है। फल वाला अर्थात फल बेचने वाला। इसी प्रकार आप इन शब्दों में देख सकते हैं, यहाँ पर पन प्रत्यय है और यहाँ पर इक प्रत्यय है। ओके बच्चों, पृष्ठ नंबर 17 और 18 पर आपको अभ्यासमाला दी गई है। आप इस पाठ को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके पश्चात पृष्ठ नंबर 17 और 18 पर दी गई अभ्यासमाला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप यह पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।